कभी कभी हम जिन चीजों को महज मनोरंजन या जानकारी के लिए देखते हैं, उनके पीछे की हकीकत चौंकाने वाली हो सकती है। हाल ही में भारत में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया। कुछ लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि इनमें से एक नाम उस महिला का है जिसे लोग ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर जानते थे, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा का नाम कई लोगों के लिए जाना पहचाना हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो YouTube पर ट्रैवल से जुड़ा कंटेंट देखते हैं। उनका चैनल ट्रैवल विद जो एक पॉपुलर चैनल था। वो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी ट्रैवल एक्सपीरियंस अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती थीं। वीडियो का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले को लगे कि सब कुछ सहज, आम और भरोसेमंद है, लेकिन जो कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था वो एकदम अलग निकला। यह मामला इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये दिखाता है कि कई बार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। हम किसी को ऑनलाइन देखकर उसे पूरी तरह से समझ लेने का दावा कर बैठते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। इस केस में जो बाकी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ ज्योति का नाम सामने आना ये बताता है कि जासूसी जैसे गंभीर मामले अब सिर्फ किसी खास सेक्टर तक सीमित नहीं हैं। ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के वर्चुअल इंटरेक्शन तक फैल चुके हैं। और शायद यही सबसे जरूरी बात है समझने की कि अब हमें हर चीज को एक नई नजर से देखना होगा। किसी भी चीज को सिर्फ उसकी बाहरी चमक दमक से जज नहीं किया जा सकता, चाहे वो अमन की बात हो, शांति की पहल हो या फिर देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशें। इन सब के पीछे भी कब, कैसे और कौन सी ताकतें काम कर रही हों, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। इसलिए सतर्क रहना, सवाल पूछना और हर चीज को आंख बंद करके न मान लेना। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। वो महिला जिसे लाखों लोग यूट्यूब पर फॉलो करते थे, जिसकी हर ट्रैवल स्टोरी में लोग दुनिया देखने का सपना सजाते थे, आज उस पर देश के खिलाफ जासूसी करने का गंभीर आरोप है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली 33 वर्षीय ज्योति को आज ही सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सिर्फ एक साधारण गिरफ्तारी नहीं थी, उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1930 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें गोपनीय जानकारियों को रखने या बांटने से जुड़े प्रावधान हैं। ज्योति पर आरोप है कि उन्होंने भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दी। ये कोई अचानक हुई गलती नहीं लगती, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा दिखाई देता है। अब सवाल उठता है, ये सब शुरू कैसे हुआ? ट्रैवल ब्लॉगर होने के नाते वो शायद इसे एक सामान्य यात्रा समझ रही होंगी, लेकिन शायद पाकिस्तान की ISI को उसमें कुछ और ही दिखा। वीजा प्रोसेस के दौरान उनका संपर्क पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में तैनात एक अधिकारी से हुआ। उसका असली नाम एहसान उर रहीम है, लेकिन वो खुद को दानिश कहता था। यहीं से चीजें बदलने लगीं। खबरों के मुताबिक ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं रही। धीरे धीरे ज्योति इस अधिकारी के प्रभाव में आती गईं और कहा जा रहा है कि यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें जानकारी का आदान प्रदान हुआ, और वो भी देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का। 2 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी थीं और वहां का अनुभव शायद इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बनता चला गया। अब हालात ये हैं कि भारतीय एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। यहाँ तक कि 13 मई को भारत सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कई अधिकारियों पर नजर रखने और कुछ को निष्कासित करने की कार्यवाही भी की है। इस पूरे मामले से एक बात तो बिल्कुल साफ होती है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट दिखता है, उसके पीछे की मंशा को समझना कभी कभी बेहद मुश्किल हो जाता है। और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी कीमत वसूलती है। यही वजह है कि अब जरूरत है सोचने की, सतर्क रहने की और किसी भी चीज को सिर्फ उसके चेहरे से पहचानने की बजाय उसकी परछाई तक समझने की। क्योंकि जिन कहानियों को हम सैर सपाटे का जरिया मानते हैं, कभी कभी वो सरहद पार साजिशों का जरिया बन जाती हैं। कई बार चीजें सामने तब आती हैं जब बहुत कुछ पीछे से निकल चुका होता है। ज्योति मल्होत्रा का मामला भी कुछ ऐसा ही है। बाहर से देखो तो एक ट्रैवल व्लॉगर, लाखों सब्सक्राइबर्स, खूबसूरत जगहों की वीडियो और एक ऐसा प्रोफाइल जो भरोसा पैदा करता है, लेकिन उस भरोसे की परत के नीचे जो कुछ भी चल रहा था वो देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा खतरा बन चुका था। साल 2023 की शुरुआत में ज्योति का संपर्क पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में मौजूद एक व्यक्ति से हुआ। नाम दानिश बताया गया, लेकिन असल में वो था एहसान उर रहीम, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। ये वही व्यक्ति है जिसे भारत सरकार ने हाल ही में पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया, यानी अब उसे देश में रहने की इजाजत नहीं है और भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसी दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान के कुछ और लोगों से मिलवाया। वो लोग सिर्फ आम नागरिक नहीं थे, बल्कि पुराने पाकिस्तानी मिलिट्री अफसर या खुफिया नेटवर्क से जुड़े ऑन ऑपरेटिव माने जा रहे हैं। अली एवान, शाकिर अलियाज, राणा शहबाज, ये वो नाम हैं जिनसे ज्योति की मुलाकात कराई गई और फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग की एड में शुरू हुई एक अलग ही गतिविधि। 2 बार पाकिस्तान गईं
और हर बार खुद को सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉगर बताकर पेश किया। शायद हमारी व्यवस्था ने भी इसे उसी नजर से देखा कि चलो एक यूट्यूबर होगी, अपने चैनल के लिए कंटेंट बना रही होगी। लेकिन असलियत ये थी कि वहां रहते हुए वो उन लोगों से मिल रही थी जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से जुड़े थे। आरोप बेहद गंभीर हैं। बताया गया है कि उन्होंने भारत की सेना और सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को दी, खास तौर से राजस्थान और पंजाब की बॉर्डर लाइन से जुड़ी जानकारी, जैसे कहां-कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन से रास्तों से सैनिकों की मूवमेंट होती है, कहां-कहां सर्विलेंस कैमरे लगे हैं, कौन से इलाके संवेदनशील माने जाते हैं। और ये सब सिर्फ बातों में नहीं, फोटो और वीडियो के जरिए भेजा गया। अब इन सूचनाओं को उन्होंने भेजा कैसे? तो जवाब और भी चिंताजनक है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए। यानी पूरी तैयारी थी और पूरी गोपनीयता के साथ ये काम किया जा रहा था। इन सभी चैनलों का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ये मामला हमें एक बहुत कड़ा सबक देता है कि किसी की पहचान, उसकी सोशल मीडिया मौजूदगी या उसकी लोकप्रियता, ये सब उसकी नीयत की गारंटी नहीं होती। और जो लोग खुले तौर पर भरोसा जीतते हैं, वो जरूरी नहीं कि पर्दे के पीछे भी उतने ही साफ हों। ये सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क उजागर होने की शुरुआत है। और यही वजह है कि हमें न केवल इन घटनाओं को समझना चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि जासूसी अब सिर्फ फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं रह गई। ये हमारे YouTube होम पेज और सोशल मीडिया फीड में भी मौजूद हो सकती है। जिस दुनिया को हम अपनी स्क्रीन पर देखकर सुरक्षित मानते हैं, वहाँ कई बार खेल बहुत गहरे और खतरनाक होते हैं। ज्योति मल्होत्रा का मामला तो सामने आ ही चुका है, लेकिन इससे जुड़ी परतें अब भी खुलना शुरू ही हुई हैं। जो कुछ सामने आ रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उन तमाम कोशिशों का हिस्सा लगता है जहाँ दुश्मन देश भारत के आम नागरिकों को फांसने की योजना पर काम कर रहा है। ज्योति के केस में सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगिंग की एड नहीं थी, बल्कि एक पूरी साजिश थी जो बहुत सावधानी से बुनी गई थी। पाकिस्तान से जुड़े जिन लोगों से उनका संपर्क था, उनके असली नाम छिपाए गए। किसी ने खुद को अरुण भाई बताया, किसी ने नाजिया दी, ताकि बातचीत में यह लगे ही नहीं कि बात किसी विदेशी एजेंट से हो रही है। यह सब नाम सिर्फ पर्दे थे, असल पहचान छुपाने के लिए। इन कामों के बदले ज्योति को सिर्फ प्रशंसा नहीं मिली, उन्हें पैसा दिया गया, ट्रैवल पर्क्स दिए गए, और इन सब के पीछे एक ही मकसद था, भारत की संवेदनशील जानकारी को चुपचाप पाकिस्तान पहुंचाना। और अब जब मामला खुला है तो उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब पूछताछ करेगी, उनके फोन और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच होगी, मनी ट्रेल खंगाला जाएगा। ये देखा जाएगा कि किस माध्यम से पैसा आया, किसे भेजा गया और कब कब। जितनी जानकारी उन्होंने दी वो सिर्फ बातें नहीं थी, फोटो, चैट्स, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और लोकेशन टैग्स के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाया गया डेटा अब सबूत के रूप में खंगाला जा रहा है। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती। ज्योति अकेली नहीं है। पंजाब के मलोट से एक 32 वर्षीय विधवा महिला की कहानी भी सामने आई है। फरवरी 2025 की बात है। वो पाकिस्तान का वीजा लेने दिल्ली गई थी और वहीं पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश से उनकी मुलाकात हुई। वही दानिश जो खुद को अधिकारी बताता था, लेकिन असल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा था। मुलाकात के बाद लगातार बातचीत शुरू हो गई और फिर वही पैटर्न। व्हाट्सएप छोड़ने को कहा गया। टेलीग्राम पर बातचीत शुरू हुई क्योंकि वहां से जानकारी निकालना और ट्रेस करना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ दानिश की चाल और गहरी थी। उसने भावनात्मक जाल बिछाया, प्यार और शादी का झांसा दिया। उसे पता था कि किसी अकेली महिला को फंसाना, उसे भावनात्मक रूप से जोड़ लेना शायद और आसान होता है, और फिर उसके जरिए वो वही सब करवाना चाहता था जो ज्योति के साथ किया गया। ये सब बातें सिर्फ एक जासूसी केस की रिपोर्ट नहीं है, ये उस खतरनाक सच्चाई की झलक है जहां दुश्मन देश हमारी भावनाओं, रिश्तों और डिजिटल भरोसे का इस्तेमाल कर हमें ही कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अब सिर्फ सतर्क नहीं रहें, बल्कि सजग भी रहें। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर स्क्रीन के पीछे की मंशा वही नहीं होती जो सामने दिखाई देती है। और यही वजह है कि अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है खुद को जागरूक करने की और अपने देश की सुरक्षा में अनजाने ही सही पर हिस्सेदार बनने से बचने की। कई बार जो चीजें हमें ऑनलाइन बहुत सामान्य लगती हैं, उनके पीछे की सच्चाई बेहद गंभीर और गहरी होती है। ज्योति मल्होत्रा का केस इसका ताजा उदाहरण बन चुका है। शुरुआत में यह सब एक YouTube चैनल, ट्रैवल ब्लॉगिंग और पाकिस्तान की संस्कृति को जानने की जिज्ञासा की तरह दिखता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, सामने आया कि वो सिर्फ एक मामूली व्लॉगर नहीं थी। वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थी जो भारत के खिलाफ खुफिया काम कर रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये एक बड़ा जासूसी रैकेट था जो खास तौर पर हरियाणा और पंजाब में सक्रिय था। अभी तक इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से कुछ लोग इन्फॉर्मेंट थे, कुछ फंड हैंडल करते थे और कुछ लोकल फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहे थे। इस नेटवर्क का तरीका
बेहद चालाकी से तैयार किया गया था। ये लोग भारत के नागरिकों को पाकिस्तान के पक्ष में एक नरम छवि गढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे किसी ट्रैवल व्लॉगर को पाकिस्तान भेजा जाता, वहाँ की इमेज पॉजिटिव दिखाने को कहा जाता, ताकि भारत में बैठे दर्शकों के मन में पाकिस्तान को लेकर एक सहानुभूति पैदा की जा सके। ये सब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। सिर्फ सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना ही नहीं, बल्कि बॉर्डर एरिया में जो भारतीय सेना की गतिविधियां हैं, वहां से जुड़ी जानकारियों को भी चुपचाप इकट्ठा किया जा रहा था। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में रणनीतिक डेटा को पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचाया जा रहा था, चाहे वो सैनिकों की मूवमेंट हो, सर्विलांस पैटर्न हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी। और ये सब सिर्फ तकनीकी जासूसी से नहीं हो रहा था, इसमें सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। लोगों को भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर किसी वादे के तहत फंसाया गया। जैसे एक महिला को शादी का वादा करके फंसाया गया, तो किसी को प्यार में उलझाया गया। फिर उनसे ऐसी चीजें करवाने की कोशिश की गई जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। अब जब इन चीजों की जानकारी बाहर आ रही है, तो सिर्फ पुलिस या जांच एजेंसियां नहीं, बल्कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी एक साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ जिन जिन का संबंध रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। बीएसएफ और आर्मी को भी आदेश दिए गए हैं कि जिन लोकेशंस की जानकारी लीक हुई है, वहां तत्काल बदलाव किए जाएं और सुरक्षा खड़ी की जाए। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं। पब्लिक का भी इस मामले में रिएक्शन काफी तीखा है। जो लोग ज्योति को जानते थे, उनके लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं। कई लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी के गलत इस्तेमाल के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि पिछले एक साल में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अप्रैल में एक बीएसएफ जवान पकड़ा गया, मार्च में राजस्थान से 2 लोग और पिछले साल करीब 20 लोग देश भर से अरेस्ट किए गए थे, जो इसी तरह की जासूसी गतिविधियों में शामिल थे। अगर ज्योति मल्होत्रा समेत अन्य पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उन्हें 7 से 14 साल की सजा हो सकती है। अगर फॉरेन फंडिंग की पुष्टि होती है, तो उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है। अब सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि सरकार को सोशल मीडिया की इस नई चाल को कैसे रोकना है, क्योंकि अब दुश्मन देश सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि हमारी स्क्रीन के भीतर घुस चुका है। और इस लड़ाई में जीतने के लिए हमें अपनी सतर्कता का स्तर भी काफी ऊपर उठाना होगा।